Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my 9th lecture for the students of BBA 4th semester. In our 8th lecture we started the topic writing essays. Now in this lecture number 9 we shall continue this topic. स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में हमने राइटिंग एसेस का टॉपिक शुरू किया था, जो कि आज हम लेक्चर नंबर 9 में कंप्लीट करेंगे। लिहाजा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 8+9 लिखा हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हमारा टॉपिक राइटिंग एसेस वही पहले वाला टॉपिक है जो कि अधूरा था। आज हम इंशाल्लाह इसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो मामूल के मुताबिक हम ऐसे राइटिंग एसेस की डेफिनेशन से बात शुरू करेंगे। ये डेफिनेशन वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर इसे दोबारा से पढ़ा जाएगा ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए इसको समझने में आसानी रहे। तो इसकी पहली डेफिनेशन है, An essay is a brief composition which aims at providing information on a given topic. ऐसे क्या है? एक ब्रीफ कंपोजिशन मतलब तहरीर है जो कि किसी भी टॉपिक पर हमें मालूमात फ़राहम करती है। इसकी दूसरी हेडिंग है, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब्स essay as a short piece of writing on a particular subject. तीसरी डेफिनेशन में लिखा है, Aldous Huxley defines essay as a literary device for saying almost everything about anything. Aldous Huxley एक इंग्लिश एसेइस्ट था, और ये शख्स मज़मून निगारी से मुतल्लिक़ कहता है कि मज़मून निगारी क्या है? ऐसे इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, ये अदब में इस्तेमाल होने वाली एक डिवाइस है, एक अदबी तसनीफ़ है जिसमें आप किसी भी मौजू पर कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे राइटिंग इज़ एन आर्ट, वन कैन बिकम एक्सपर्ट इन ऐसे राइटिंग थ्रू प्रैक्टिस। ओके, अब इस पैराग्राफ में हम ऐसे राइटिंग से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे राइटिंग है क्या। कहा कि ऐसे राइटिंग इज़ एन आर्ट, ये एक फ़न है और इसको सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। वन कैन बिकम एक्सपर्ट इन ऐसे राइटिंग थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके हम इस फ़न में महारत हासिल कर सकते हैं। टू बी एन एफिशिएंट एसेइस्ट वन शुड बी अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स, वन शुड हैव एबिलिटी टू ब्रूड ओवर इवेंट्स। जी, दो बातों का जिक्र किया गया कि अगर हमें एक अच्छा एसेइस्ट बनना है तो इसके लिए एक चीज़ ये ज़रूरी है कि हमारे पास करंट अफेयर्स का नॉलेज हो। करंट अफेयर्स का नॉलेज हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस टॉपिक में दिलचस्पी रखते हैं उससे मुतल्लिक़ किताबें पढ़ें, मैगज़ीन्स का मुताला करें, अखबार पढ़ें, टीवी मीडिया से इस्तिफ़ादा करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें। इस तरह से करंट अफेयर्स से मुतल्लिक़ हमारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। दूसरी बात कही गई, वन शुड हैव एबिलिटी टू ब्रूड ओवर इवेंट्स। ब्रूड ओवर मतलब ख़याल करना, सोचना, गौर व खौस करना। हमें उन मामलात पर गौर करना चाहिए जिनसे मुतल्लिक़ हमने पढ़ा है, जो हालात हमारे इर्द गिर्द के हैं, हमें उनसे मुतल्लिक़ सोचना चाहिए। एक्सटेंसिव स्टडी इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर ऐसे राइटिंग। एक्सटेंसिव स्टडीज़ यानी बड़े पैमाने पर पढ़ना भी ज़रूरी है ऐसे राइटिंग के लिए। और इस पैराग्राफ में मैं एक बात का इजाफ़ा करता जाऊँ कि करंट अफेयर्स का इल्म, ब्रूड ओवर सोचना, एक्सटेंसिव स्टडीज़, इन सब के साथ साथ ग्रामर का नॉलेज, स्पेलिंग्स पर अबूर होना और पंक्चुएशंस का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। जब तक एक
स्टूडेंट को या एक एसेइस्ट को ग्रामर के इस्तेमाल में महारत नहीं होगी, वो पंक्चुएशन की मिस्टेक्स करेगा, तो उसका करंट अफेयर्स का नॉलेज या उसकी एक्सटेंसिव स्टडीज़ उसके किसी काम की नहीं रहती। लिहाजा ग्रामर का नॉलेज भी ज़रूरी है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि ऐसे राइटिंग इज़ एन आर्ट, और इस आर्ट को कैसे हासिल करना है उससे मुतल्लिक हमने पढ़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि मज़मून निगारी हमारे तालीमी निज़ाम में क्या हैसियत रखती है। Essays occupy a prominent place in all examination systems where the object is to assess students' ability in composition। कहा गया कि वो तमाम तर तालीमी निज़ाम जिनमें मकसद होता है कि तालिब इल्म की कंपोजिशन एबिलिटीज़, उसकी तहरीरी सलाहियतों को भांपना समझना, उस निज़ाम में ऐसे राइटिंग की बड़ी अहमियत होती है। और हमारा पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भी कुछ ऐसा ही है कि जिसमें कंपोजिशन एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। एक तालिब इल्म जितना ज़्यादा लिख सकता है वो इतने ही अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता है। स्कूल लेवल से लेकर इंटरमीडिएट तक, कॉलेज लेवल तक तो हमने यही सीखा है कि जो जितना ज़्यादा लिखता है उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आते हैं। It is also an excellent means to judge the knowledge of a student about a given topic। और यही ऐसे राइटिंग हमें किसी भी स्टूडेंट के नॉलेज का एक अंदाज़ा फ़राहम करती है अबाउट अ गिवन टॉपिक। हाँ जी, ये गिवन टॉपिक क्या है इसकी हम वजाहत करते हैं कि सपोज़ एक शख्स है जो कि साइंस का स्टूडेंट है और हम ये जानना चाहते हैं कि उसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो में से किसी एक सब्जेक्ट पर कितनी महारत हासिल है। इस मकसद के लिए अगर उसे एक मज़मून दिया जाए कि भाई फ़िज़िक्स के फ़लाँ टॉपिक या केमिस्ट्री के फ़लाँ टॉपिक से मुतल्लिक मज़मून लिखो, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस मज़मून में उसकी कितनी महारत है। ऐसे राइटिंग enjoys a prominent position in competitive exams in पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि CSS और PCS के इम्तहानात, इन इम्तहानात में भी ऐसे राइटिंग को बड़ी अहमियत हासिल है। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि तालीमी निज़ाम में, ख़ासकर हमारे तालीमी निज़ाम में ऐसे राइटिंग की क्या अहमियत है। अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि तालिब इल्म स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग को किस नज़र से देखते हैं। स्टूडेंट्स फाइट शाई ऑफ राइटिंग एसेस, दे फाइंड द होल बिजनेस इर्कसम। तालिब इल्म तो कतराते हैं ऐसे राइटिंग से, उनके लिए ये सारा मामला बड़ा ही उकता देने वाला, रूखा फीका है। हाउएवर एक्सटेंसिव रीडिंग एंड अ लिटिल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग जी, लिटिल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड फेमिलियरिटी विद द रूल्स ऑफ ग्रामर कैन मेक अ स्टूडेंट्स परफेक्ट ऐसे राइटर। यानी कहा गया कि ग्रामर में थोड़ा सा नॉलेज होना, एक्सटेंसिव स्टडीज़, फिर लिखने की प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें एक तालिब इल्म को इस काबिल कर देती हैं कि वो एक अच्छा एसेइस्ट बने। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू राइट अ गुड ऐसे। अब कुछ एक इक़दामात का ज़िक्र हो रहा है। अगर हम इन इक़दामात को फॉलो करें तो हम अच्छे एसेइस्ट बन सकते हैं। लेकिन ये स्टेप्स हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में, लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा था कि हम मज़मून लिखने के लिए एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसकी आउटलाइंस बनाई जाती हैं, उसके आइडियाज़ को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। इसी प्रॉपर लैंग्वेज के इस्तेमाल में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी शामिल है। अरेंजमेंट, यानी आपने अपने आइडियाज़ को किस तरह से अरेंज करना है, ये भी इसमें शामिल था। बिगनिंग एंड एंड आपके मज़मून का बहुत अच्छा होना चाहिए।
ये तमाम पॉइंट्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लिहाजा इनके पढ़ने पर हम ज़्यादा वक़्त सर्फ नहीं करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 टाइप्स ऑफ एसेज़ को डिस्कस करेगा। तो एसे की डेफिनेशंस पढ़ लेने के बाद, एसेज़ की अहमियत को पढ़ लेने के बाद, आइए अब हम टाइप्स ऑफ एसेज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। और टाइप्स ऑफ एसेज़ को पढ़ने से पहले मैं एक बात बहुत अहम आपको बता दूं, और वो ये है कि टाइप्स ऑफ एसेज़ को तवज्जो से पढ़िएगा। इस लेक्चर के यानी लेक्चर नंबर 8 और 9 के नोट्स मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप करूँगा बहुत जल्द, उन्हें महफूज रखिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ एसेस में से एक सवाल भी पेपर में आ सकता है। तवक्को है, मैंने जो पिछले पेपर्स देखे हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स, उनमें टाइप्स ऑफ एसेस में से कोई एक टाइप 1-2 मरतबा में मैंने पेपर में एज अ क्वेश्चन देखा है। इसी तरह से टाइप्स ऑफ एसेस को असाइनमेंट्स के तौर पर भी स्टूडेंट्स को असाइन किया जा सकता है। तो ये टॉपिक टाइप्स ऑफ एसेस ना सिर्फ आपको मदद देगा आपके पेपर की तैयारी में, बल्कि इसको पढ़कर आप अपनी असाइनमेंट भी तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द आपको असाइन की जाएंगी। तो शुरू करते हैं जी। एसेस आर जनरली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज। 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं जी एसेस की। पहले नंबर पर डिस्क्रिप्टिव एसेस आते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेस गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस। डिस्क्रिप्टिव एसेस क्या करते हैं, ये हमें किसी प्रोसेस से मुतल्लिक या किसी चीज़ से मुतल्लिक बयान पेश करते हैं। सच एसेस मेनली डील विद स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आर कॉलेज लाइब्रेरी आर रेनी डे। यानी डिस्क्रिप्टिव एसेस किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक हैं जो कि स्टैटिक है, बेहरकत है। अ डिस्क्रिप्टिव एसे इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच डिस्क्राइब्स समथिंग। अब हम इस पैराग्राफ में डिस्क्रिप्टिव एसे की थोड़ी सी तफसील पढ़ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव एसे होता किस काम के लिए है। ये एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है विच डिस्क्राइब्स समथिंग, जो किसी चीज़ को बयान करती है। इन दिस जॉनरा द राइटर डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट। जॉनरा मीन्स अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, अ वे ऑफ राइटिंग। इस राइटिंग में यानी कि ऐसे राइटिंग में बयान किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, अ पर्सन, अ प्लेस, एन एक्सपीरियंस एंड अ सिचुएशन। कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई एक्सपीरियंस, कोई सिचुएशन, कोई सूरत हाल, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है डिस्क्रिप्टिव एसेस में। द राइटर गिव्स अ सेंसरी टच टू हिज पीस ऑफ राइटिंग। और राइटर अपने तहरीर को एक सेंसरी टच फ्राहम करता है। वो सेंसरी टच क्या है, अगले फ़िक्रे में हम इसकी वजाहत करते हैं। द रीडर यूजेस इज 5 सेंसेस, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ एसे जी। तो डिस्क्रिप्टिव एसे में एक आखिरी बात जो हमने पढ़ी वो बड़ी अहम है, और वो है सेंसरी टच के हवाले से। यानी मज़मून निगार इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो लफ्ज़ों से एक तस्वीर बना देता है और पढ़ने वाले की 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं। मज़मून पढ़ने वाला उस ऑब्जेक्ट को अपनी निगाहों से देखता है जिसका ज़िक्र हो रहा है, वो उसको महसूस करता है, वो उसके वजूद को महसूस करता है अगरचा वो पढ़ रहा है। एक रीडर सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट को महसूस भी करता है, वो उसको छू भी सकता है, वो देख भी सकता है, वो इसको स्मेल भी कर सकता है और वो इसको टेस्ट भी कर सकता है। ये सेंसरी टच है जो कि एक माहिर एसेइस्ट अपने पढ़ने वाले को प्रोवाइड करता है। क्वालिटीज़ ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव एसे, इसकी क्वालिटीज़ में शामिल है जी। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव एसे इज़ दैट इट इज़ रिटन इन क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। वाज़े अल्फाज में लिखा जाता है, कंसाइज मुख्तसर भी होता है। क्लियर लैंग्वेज मीन्स द यूज़ ऑफ सिंपल एंड ईजी वर्ड्स।
कंसाइज मीन्स टू से व्हाट यू वांट टू से इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। इसकी मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि पिछले लेक्चर में 7 C's में हम क्लैरिटी या कंसिसनेस सब कुछ बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ दैट imagery is used to make things seem real and remarkable। इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है हालात को, ऑब्जेक्ट्स को रियल के तौर पर पेश करने के लिए। द राइटर क्रिएट्स अ वर्ड पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। जिस ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया जा रहा है उसकी एक तस्वीर, लफ्ज़ों से तस्वीर बनाकर पेश की जाती है। द यूज़ ऑफ 5 सेंसेस इज़ एन अदर क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। यूज़ ऑफ 5 सेंसेस जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है जी नैरेटिव ऐसे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नैरेटिव ऐसे टेल्स अ स्टोरी। देयर इज़ मूवमेंट इन अ नैरेटिव ऐसे। जी अगर पूछा जाए आपसे, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पेपर में सवाल हो कि व्हाट इज़ अ नैरेटिव ऐसे, डिफाइन अ नैरेटिव ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे? अ नैरेटिव ऐसे टेल्स अ स्टोरी, देयर इज़ मूवमेंट इन अ नैरेटिव ऐसे। इसमें एक मूवमेंट है, ये कहानी सुनाता है। इवेंट्स कुड बी रियल और इमेजिनरी बट इट इज़ नरेटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब अकॉर्डिंग टू डेट्स विद सीक्वेंस, सीक्वेंशली किसी भी टॉपिक को बयान किया जाता है। नैरेटिव एसेज आर रिटन in the manner of a report or a story and the reader is always keen to know what happens next। और इसे इस तरह से लिखा जाता है कि पढ़ने वाला मुसलसल इस जुस्तजू में रहता है कि अब आगे क्या होगा। The reader is introduced to the ideas or incidents of the essay and to characters if there are some। Sentences are constructed to connect different events with one another। They help the reader to follow the story। It has a conclusion that ends the story and provides a moral lesson, a relation, a revelation or a prediction। I repeat this line, शायद के कुछ मिसिंग था जी। लास्ट लाइन से मैं शुरू कर रहा हूँ। इट हैज़ अ कंक्लूजन दैट एंड्स द स्टोरी एंड प्रोवाइड्स अ मॉरल लेसन, अ रेवल्यूशन और अ प्रिडिक्शन। जी इसका एंड क्या करता है? कहानी को ख़त्म भी करता है, इसका एक मॉरल लेसन भी बयान करता है। द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नैरेटिव एसेज आर अ रेलवे जर्नी, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज वगैरह इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो इस नैरेटिव ऐसे के बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव एसेज। अ रिफ्लेक्सिव एसे कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस। A reflective essay is akin to diary entry। जी ये एक डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव ऐसे की। इस डेफिनेशन को मैंने जिस किसी लिंक से वसूल किया था वो लिंक आपके लिए तफसील से लिख दिया गया है। आप भी इस लिंक को असेस करके रिफ्लेक्सिव ऐसे से मुतल्लिक तफसील से पढ़ सकते हैं। तो कहा गया कि रिफ्लेक्सिव ऐसे कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस। किसी एक्सपीरियंस, ज़िंदगी में होने वाले किसी तजुर्बे का एनालिसिस होता है रिफ्लेक्सिव ऐसे में। किसी और बुक में इसकी एक डेफिनेशन है, उस बुक के लिखने वाला कहता है कि आ रिफ्लेक्सिव ऐसे डील्स विद आइडियाज़ एंड ओपिनियंस कंसर्निंग अ गिवन टॉपिक। यानी ये किसी भी एक टॉपिक से मुतल्लिक, किसी आइडिया से मुतल्लिक ओपिनियंस को डिस्कस करता है। द आइडियाज़ में बी controversial but the writer convinces the reader with logic। Arguments are employed and debated but ultimately a sound conclusion emerges। ये कहा गया कि किसी भी टॉपिक पर बहस होती है, इसमें आर्गूमेंट्स दलील दी जाती है, कुछ बातों को रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन एट द एंड एक कंक्लूजन, एक नतीजा पेश किया जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव एसेज आर
स्टूडेंट्स यूनियन, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी एट्सेट्रा, ये रिफ्लेक्सिव एसेस की मिसालें हैं। क्योंकि मसलन अगर हम रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी से मुतलिक लिखते हैं तो हमने अपने मुआशरे में क्या ऑब्ज़र्व किया है रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वीमेन, अबाउट देयर रोल इन सोसाइटी, रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ वीमेन। हमने जो ऑब्ज़र्व किया, जो तजुर्बा किया, उसकी बुनियाद पर हम अपने आइडियाज़ का इजहार कर रहे हैं। द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्सिव ऐसे इज़ दैट इट्स राइटर शेयर्स हिज लाइफ एक्सपीरियंस विद रीडर्स एंड द चेंजेस इट हैज़ ब्रॉट इन हिज लाइफ। इसका फ़ायदा क्या है कि रिफ्लेक्सिव ऐसे लिखने वाला अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे को ना सिर्फ लोगों के साथ शेयर करता है बल्कि वो ये भी बताता है कि इस तजुर्बे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। उसके बाद स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिफ्लेक्सिव एसेस, हम इसको मुख्तसर पढ़ देते हैं। थिंक ऑफ एन इवेंट विच कुड बिकम द टॉपिक ऑफ योर ऐसे। सबसे पहले तो हम एक ऐसे इवेंट से मुतल्लिक, इंसिडेंट से मुतल्लिक सोचते हैं जो कि हमारे मज़मून का टॉपिक बन सकता है। थिंक ऑफ एन इवेंट विच कुड बिकम द टॉपिक ऑफ योर ऐसे, ठीक है। राइट डाउन योर थीसिस और मेक अ माइंड मैप of the arguments and ideas which will help you construct the essay। जब आपने एक आइडिया सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप एक थीसिस बयान करते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप एक माइंड मैप बना लेते हैं उन तमाम तर आइडियाज़ से मुतलिक जो कि आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, माइंड मैप के बाद write a strong opening paragraph so that the reader becomes engaged at once। और आपके रिफ्लेक्सिव ऐसे का स्टार्टिंग पैराग्राफ बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि रीडर पूरी तवज्जो से मज़मून पढ़ना शुरू करे। स्टेट योर आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज़ इन द बॉडी। और जब आप बॉडी ऑफ ऐसे लिखते हैं तो उसमें अपने तमाम तर आइडियाज़ को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश करें, उनके हक़ में बात करें, दलील दें। of the essay, focus on one experience of your life, otherwise you will stray from your topic। और एक बहुत अहम बात ये कहेगी कि आपने रिफ्लेक्सिव ऐसे में सिर्फ एक पॉइंट को फोकस करना है। एट द एंड समराइज योर थॉट्स, टेल द रीडर व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एंड हाउ दिस एक्सपीरियंस कैन गाइड योर रीडर्स। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे ये हमारा अगला वाला मज़मून है, अगली किस्म है मज़मून की। अनदर काइंड ऑफ ऐसे A compare and contrast essay analyzes two subjects either by comparing them or by contrasting them or both। यानी comparison and contrast ऐसे में दो ऑब्जेक्ट्स को या तो आपस में कंपेयर किया जाता है या उनका कंट्रास्ट, उनमें फ़र्क, इख्तलाफ शो किया जाता है, या ये दोनों काम बैक वक्त किए जाते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस essay is to illustrate subtle differences or unobserved similarities between two objects। इसका मकसद क्या है? सिमिलरिटीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट करना। और इस मज़मून और इस डेफिनेशन के आखिर में भी मैंने आपकी आसानी के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट पढ़ो। अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे फोकसेस ऑन हाउ टू थिंग्स आर सिमिलर और डिफरेंट। वी कैन कंपेयर अ नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग थ्योरीज, इवेंट्स, बुक्स एंड पीपल फॉर एग्जांपल। ओके, अब कुछ एक एग्जांपल मैं आपको पेश करूँ कि किस तरह से कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे काम करते हैं, ये इनका टॉपिक किस तरह से होता है। कंपेयर वर्ल्ड वॉर 1 विद वर्ल्ड वॉर 2, आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज़ बिटवीन बोथ वॉर्स, ये कंपैरिजन है। इसी तरह से एक और सवाल है कि कंट्रास्ट वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। ये दो शायर हैं, कॉलरिज, एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी शायरी के हवाले से इनमें फ़र्क पेश करना है। और तीसरा पॉइंट है जी कंपेयर एंड कंट्रास्ट साइंस एजुकेशन विद आर्ट्स एजुकेशन। इसमें कंपैरिजन कंट्रास्ट दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो इस तरह से
कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे काम करते हैं। देयर आर टू वेज टू ऑर्गेनाइज अ कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। द फर्स्ट मेथड इज़ पॉइंट बाय पॉइंट मेथड। जी अब हम पढ़ेंगे कि कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे को लिखना किस तरह से है। इसके दो अंदाज हैं, द पॉइंट्स मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज़ ब्लॉक मेथड। अब पॉइंट बाय पॉइंट मेथड क्या है देखते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट मेथड alternates arguments about objects under discussion. The pattern is as follows. Point 1 discusses object A, point 1 discusses object B. This method is easy to understand because similarities and differences are next to each other. इसका मतलब यह है, मैं मुख्तसर से वजाहत कर रहा हूँ आपके लिए, कि एक ही पैराग्राफ में दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है या कंट्रास्ट किया जाता है। पहले ऑब्जेक्ट ए की बात की जाती है, फिर उसके मुकाबले में ऑब्जेक्ट बी की बात की जाती है, और ये सिलसिला चलता चला जाता है। इसे पॉइंट्स की सूरत में बयान किया जाता है, और इसको लिखना, इसका समझना आसान इसलिए है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मवाजना, कंपैरिजन या कंट्रास्ट बराबर बराबर हो रहा है। ब्लॉक मेथड दूसरा स्टाइल है। द ब्लॉक मेथड प्रेजेंट्स ऑल arguments related to A and then compares or contrasts them to arguments related to B. Its pattern is as follows. Point 1 about A, point 2 about B with reference to A. इसमें क्या किया जाता है कि पहले पॉइंट A से मुतल्लिक सारी तफसील दी जाती है, फिर पॉइंट B को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें पॉइंट और ए और बी को चूँकि अलहदा रखा जाता है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है समझने में। हेयर आर अ फ्यू सजेशंस दैट विल हेल्प यू क्रिएट अ सक्सेसफुल कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। अब कुछ एक सजेशंस हैं आपके लिए जो कि मैं हरिडली बयान करूँगा आपके सामने, और ये आपके लिए मज़मून का लिखना आसान कर देती हैं। मसलन चूज़ अ टॉपिक दैट यू कैन अरेंज। जब आप कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे लिख रहे हैं तो आपका टॉपिक वो होना चाहिए जिस पे आप आसानी से लिख सकते हो। रिमेंबर दैट यू जस्ट नीड्स टू लिस्ट हाउ टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर और डिफरेंट, यानी आपको इन दोनों में मौजूद सिमिलरिटी या डिफरेंसेस की एक लिस्ट बनाने पर महारत होनी चाहिए। डिस्कस बोथ ऑब्जेक्ट्स इक्वली, दोनों को बराबर का टाइम दें, यानी ऐसा ना हो कि आपका 80% 70% ऐसे ऑब्जेक्ट ए से मुतल्लिक हो और ऑब्जेक्ट बी को आप थोड़ा सा टाइम फराहम करें। कनेक्ट योर आइडियाज़ बाय यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स। जी आई रिपीट, connect your ideas by using transitional words and phrases that emphasize how items are similar or dissimilar. ओके, इसके बाद लिटरेरी एसेस की बारी आती है जी। अ लिटरेरी एनालिसिस essay is an academic assignment that examines and evaluates a work of literature or a given aspect of a specific literary piece. तो लिटरेरी एसेस क्या है कि वो किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर से मुतल्लिक एनालिसिस, उसका तज्जिया होता है। वो वर्क ऑफ लिटरेचर क्या है वो हम अगली लाइन्स में पढ़ते हैं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन भी करूँगा। इट टेल्स अबाउट द आइडिया और थीम ऑफ अ बुक यू हैव रेड। द लिटरेरी ऐसे में बी अबाउट अ बुक, अ पोइम, अ नॉवल और एनी अदर लिटरेरी टॉपिक। तो लिटरेरी एसेस किसी एक किताब से मुतल्लिक, किसी शायर की कोई नज़म, किसी नावल निगार का कोई नावल, उससे मुतल्लिक लिटरेरी ऐसे होता है, उसका तज्जिया किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। लिटरेरी ऐसे की ये डेफिनेशन मैंने जिस लिंक से हासिल की वो लिंक आपके साथ शेयर किया गया है आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिटरेरी ऐसे इज़ अ क्रिटिकल interpretation of a literary work. In a literary essay the writer provides his own opinion or formal interpretation of the topic. अब ये लिटरेरी ऐसे चूँकि आपके सब्जेक्ट के हवाले से बहुत अहम नहीं है, आपका टॉपिक बिज़नेस कम्युनिकेशन है, बिज़नेस राइटिंग है, उसमें लिटरेरी एसेस का ज़्यादा अमल दखल नहीं, लिहाजा मैं पार्ट्स ऑफ लिटरेरी ऐसे को मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। In order to be complete and convincing, a literary essay must include the following parts.
इंट्रोडक्शन है जी, इसमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स द रीडर अ क्लियर एंड स्पेसिफिक direction of your essay, so the writer of literary essay should clearly introduce the topic, the literary work and the author. इसके पहले पैराग्राफ में किसी भी मजमून या नज़म जिससे मुतल्लिक आप लिटरेरी ऐसे लिख रहे हैं उसका ज़िक्र करें, उसके कैरेक्टर्स का, उसके राइटर का ज़िक्र करें, ताकि पढ़ने वाले को एक डायरेक्शन मिल जाए कि वो आखिर पढ़ने क्या लगा है। थीसिस है जी, द थीसिस स्टेट्स द मेन पर्पस ऑफ द एसे, इट इज़ स्टेटेड इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर इंट्रोडक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हाट विल यू प्रूव। तो थीसिस क्या है, ये आपके इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में एक सेंटेंस है, इसके शुरू में या इसके आखिर में एक सेंटेंस है जो कि डिस्क्राइब करता है, बयान करता है कि आपका ये पैराग्राफ, आपका ये मजमून किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस टॉपिक से मुतल्लिक है। द बॉडी ऑफ ऐसे है, द बॉडी ऑफ ऐसे इज कंपोज्ड ऑफ पैराग्राफ्स which begins with a topic sentence and ends with thinking. I repeat, the body of essay is composed of paragraphs which begins with a topic sentence and ends with linking sentences which introduce the next पैराग्राफ। हाँ जी, बॉडी ऑफ ऐसे पैराग्राफ्स की सूरत में होती है और बॉडी ऑफ ऐसे में लिंकिंग सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हर एक फ़िक्रा अगले फ़िक्रे की तरफ रहनुमाई करता है, एक पैराग्राफ अगले पैराग्राफ की तरफ रहनुमाई करता है। द बॉडी ऑफ ऐसे serves to prove your thesis. In order to prove your thesis, you must develop and expand on the topic using examples and citations. कहा गया कि बॉडी ऑफ ऐसे का काम यह है कि आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसकी तफसील बयान करें, लिहाजा उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स पेश करना है, आपको बहस करनी है। इसके बाद कंक्लूजन है। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ लिटरेरी ऐसे इज कॉल्ड द कंक्लूजन। द फर्स्ट sentence of the conclusion is a restatement of your thesis. Do not introduce any new information in the conclusion. Restate your most important points as a means of bringing your argument to a close. Conclusion is the last stage to prove your point टू द रीडर। तो कंक्लूजन से मतलब कहा गया कि जनाब कंक्लूजन में आप बात को ख़त्म करते हैं, एक नतीजा निकालते हैं। इस कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में कोई नया आइडिया पेश नहीं करना। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, एन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स फोकस थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, जस्ट 1 मिनट जी, अब क्लियर है। एन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे इज़ अ डॉक्यूमेंट comprising of 200 to 250 words. It describes what you have discussed in your paper. It could be a scientific experiment or a literary analysis paper. जी, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कोई ख़ास ऐसे नहीं, मजमून नहीं, आप अपने इस सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कि प्रपोज़ल या रिसर्च रिपोर्ट क्या है, थीसिस क्या है। इन चीज़ों के लिखने से पहले हम एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जिसे एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का नाम दिया गया, और उस एब्स्ट्रैक्ट में हम बयान करते हैं कि हम जिस टॉपिक पर कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, वो टॉपिक क्या है, उसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या टूल्स इस्तेमाल किए हैं, हमारा रिसर्च मेथड क्या था, रिसर्च टूल्स क्या थे, रिसर्च पॉपुलेशन का जिक्र किया जाता है और हमने उससे क्या नतीजा अख़ज़ करना है।
इन फ्यूचर ये किस तरह के बेनिफिट्स देगा अपने पढ़ने वालों को, कुछ इस तरह की बातों का जिक्र किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट में। तो एब्स्ट्रैक्ट को मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इन चीज़ों को पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग को पढ़ना है, पेपर्स को पढ़ना है, तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का बड़ा अमल दखल है। तो आज का अपना ये लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।